नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एनसीआर और आसपास के 8 जिलों में पटाखे बनाने, स्टॉक जमा करने और बेचने पर बैन लगाया है। ये प्रतिबंध मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर में प्रभावी होगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है, यदि कहीं भी पटाखों का उपयोग हो रहा है तो इसकी शिकायत यूपी 112 पर की जा सकती है और इसके अलावा इसकी शिकायत या सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी दर्ज कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में एक दादा ने अपने पोते पीयूष उर्फ यश की हत्या कर दी और फिर उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसके कमरे में आते ही यश के पीछे से सिर पर उसने ईंट से हमला कर दिया और फिर जमीन पर गिरते ही कपड़े से मुंह दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद आरी और चापड़ से पहले सिर काटा और फिर दोनों हाथ पैर धड़ को काटकर शरीर से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी धड़ को एक पॉलिथीन में भरकर कल्याणी देवी से दरियाबाद, पुराने पुल, अरैल रोड, फूल मंडी होते हुए फिर औद्योगिक क्षेत्र के लवान कुरिया पहुंचा। यहां के नाले में सिर कटी लाश फेंककर फरार हो गया। धड़ फेंकते समय भैंस चरा रही एक वृद्धा की नजर उस पर पड़ गई, जिससे जानकारी मिलने के बाद सीसीटीवी के सहारे पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई। पुलिस ने करेली सादियापुर निवासी आरोपी दादा शरण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यश के शरीर के 6 टुकड़े कर 6 घंटे में शव को ठिकाने लगाया गया और आरोपी ने तांत्रिक की सलाह पर पोते की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार करने के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पुलिस कौशाम्बी के रहने वाले तांत्रिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक और श्रम सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसके लागू होते ही यूपी अव्यावहारिक हो चुके आपराधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में बदलने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके तहत कारावास की सजा के प्रावधान को अधिक आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई में बदलने की योजना है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत करने के लिए नए कदम उठाना जरूरी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल्द ही सुगम्य व्यापार विधेयक 2025 लाया जाएगा और इसके अंतर्गत आबकारी अधिनियम, क्षेत्र और जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा। और वहीं सीएम योगी ने निवेश मित्र पोर्टल के नए संस्करण को लॉन्च करने के भी निर्देश दिए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। डीआरआई ने 2 यात्रियों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से लगभग 24 करोड़ रुपए की गांजा बरामद की गई है। ये मादक पदार्थ 23 किलो 935 ग्राम था और इसे बैंकॉक से लखनऊ लाया गया था। दोनों यात्री एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। डीआरआई को पहले से मिली खुफिया सूचना के आधार पर इन यात्रियों को रोका गया और इन्हें चेक इन बैग की गहराई से तलाशी ली गई और तलाशी में पता चला कि उनके बैग में हाइड्रोपोनिक तकनीक से तैयार किया गया हाई क्वालिटी गांजा छुपाया गया था और इसे वैक्यूम सील्ड पैकेट्स में पैक कर रखा था ताकि स्कैनिंग या जांच में पकड़ में ना आए। डीआरआई की टीम ने जब दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने ड्रग्स तस्करी में शामिल होने की बात कबूल कर ली। अधिकारियों के मुताबिक ये गांजा आमतौर पर हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाया जाता है, जिससे यह ज्यादा शुद्ध और महंगा होता है। यही वजह है कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में होती है। बरामद ड्रग्स को जब्त कर लिया गया है और दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब डीआरआई इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि इस तस्करी के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या इसके तार किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह या स्थानीय संपर्क से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद जिले के विजयनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब पुलिस इलाके में चेकिंग कर रही थी और पुलिस ने इस दौरान ऐसे 2 बदमाशों को पकड़ लिया जो हाल ही में एक बुजुर्ग महिला से चेन लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस टीम
विजयनगर इलाके में रूटीन चेकिंग कर रही थी और तभी पुलिस को बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवक आए दिखे और जैसे ही उन्होंने पुलिस को देखा वे बाइक तेजी से भगाने लगे और पीछा करने पर उनकी बाइक फिसल कर गिर गई। जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश साबित गोली लगने से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका साथी अंशु मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सोने की चेन, 5,500 रुपए नगद, एक चोरी की बाइक और तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसीपी कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि विजयनगर पुलिस की सतर्कता और तेजी से इस मुठभेड़ में शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है। इन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। थाना विजयनगर के प्रताप विहार क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है। इसमें आज यहाँ पर CHSP स्कूल के पास में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के विजयनगर थाना की जो पिकेट है वो लगाई गई थी। दिनांक 23 अगस्त को विजयनगर में एक बुजुर्ग महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की जो घटना हुई थी उसके क्रम में CCTV फुटेज के ज्ञातिपर के आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग जारी थी और इसी क्रम में आज यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी। दो व्यक्ति यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए हैं और इनको संदिग्ध जानकर रुकने के लिए कहा गया, लेकिन रुकने के स्थान पर इन्होंने अपनी बाइक को इधर जो बिजली घर का क्षेत्र है कच्चा रास्ता इस पर भगाया और पुलिस पार्टी द्वारा जब इनका पीछा किया गया तो आगे जाकर इनकी बाइक यहाँ पर जहाँ पानी पड़ा हुआ था और गड्ढे का क्षेत्र था वहाँ पर फिसल गई। इन्होंने यहाँ से भागने का प्रयास किया। पुलिस दल द्वारा जब इनको रुकने के लिए कहा गया तो इन्होंने पुलिस पर जान से मारने के नेतार्थ फायर कर दिया। पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी है। इसमें एक व्यक्ति शाबिद के पैर में यहाँ पर गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति जो बाइक पर पीछे बैठा हुआ था अंशु, उसको मौके से हिरासत में ले लिया गया है। इनसे यहाँ पर एक पीली धातु की चेन, 5500 रुपए, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में जो बाइक है इनकी वह भी चोरी की है। इन पर जब यहाँ पर पूछताछ की गई तो इनके ऊपर यहाँ पर एक पर 4 और एक पर 2 अभियोग भी निकल कर आए हैं जो कि दिल्ली NCR क्षेत्र में लूट और चोरी के हैं। इन अभियुक्तों को दाखिल किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसे प्राथमिक उपचार हेतु भिजवाया जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी की जमानत याचिका पर 43 बार सुनवाई स्थगित करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। CJ BR गवाई और जस्टिस NV अंजरिया की पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि आरोपी पहले ही 3 साल 6 महीने से अधिक समय में जेल में है और ऐसे मामलों में बार-बार स्थगन अस्वीकार्य है। पीठ ने कहा कि हमने बार-बार यह कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर अदालतों को शीघ्रता से विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह जमानत याचिकाओं को लंबित रखे और सिर्फ तारीखें देता रहे। विलंब को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी याचिकाकर्ता को जमानत देने का निर्णय लिया और अदालत ने कहा कि इस प्रकार के मामले संविधान द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी को कमजोर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि इस साल मई में इसी केस के एक सहअभियुक्त को भी जमानत दी गई थी और उस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर 27 बार सुनवाई स्थगित की थी। तब भी शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी कि बिना प्रगति के जमानत याचिकाएं लंबित रखना गलत है। इस पर अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला और भी गंभीर है क्योंकि स्थगन की संख्या और लंबा इंतजार सीधे आरोपी की स्वतंत्रता पर चोट करता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उफनाई गंगा की बाढ़ से घाटों पर व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। घाटों के निचले हिस्से में पानी भर जाने की वजह से आरती और शवदा का काम छतों पर किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर पिछले कुछ दिनों में घटने के बाद एक बार फिर से बढ़त की ओर है और गंगा का जलस्तर कल चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से मंदिर जलमग्न है। जिला प्रशासन ने नदियों के बढ़ते जलस्तर और जिले में संभावित बाढ़ को स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गंगा के साथ साथ वरुणा नदी भी उफान पर है जिससे तटवर्ती इलाकों की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी है। कई क्षेत्रों में पानी प्रवेश कर गया है और बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने है जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को जबरन तेजाब पिला दिया गया जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और करीब 17 दिन तक अस्पताल में इलाज चला लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब पुलिस इस मामले की हत्या के तौर पर भी जांच कर रही है। मामला अमरोहा जिले के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव का है जहां की निवासी विवाहिता गुलफिजा की शादी लगभग 1 साल पहले मुरादाबाद जिले के पास पाकबड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले फुरकान की बेटी से हुई थी और उसका निकाह परवेज नामक युवक से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल वाले
पति, सास, ससुर और अन्य परिजन लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और पीड़िता के परिवार का आरोप है कि दहेज न मिलने पर गुलफिजा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और पीड़िता के परिवार का आरोप है कि ससुराल वालों ने मिलकर गुलफिजा को जबरन तेजाब पिला दिया। पुलिस ने पहले ही दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अब जब पीड़िता की मौत हो गई है तो पुलिस ने हत्या की धाराएं भी जोड़ने की बात कही है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आगरा के एसडीएम राजेश जायसवाल की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा लखनऊ से वापसी के दौरान इटावा के पास एक्सप्रेसवे पर हुआ। वे पहले किरावली में एसडीएम के पद पर तैनात थे और वर्तमान में कलेक्ट्रेट में अपर नगर मजिस्ट्रेट के चार्ज संभाल रहे थे। एसडीएम अपनी कार से वापस लौट रहे थे। इटावा के पास एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे से उनकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक राजेश जायसवाल की कार इटावा के पास एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारी ने बताया कि हादसे की पूरी जांच की जा रही है। राजेश जायसवाल का निधन प्रशासनिक सेवा में एक प्रमुख नुकसान माना जा रहा है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।